जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर जनरल साइंस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जनरल साइंस बायोलॉजी पार्ट 4 में कोशिका, उत्तक, रुधिर और पादपों में आकारिकी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है। ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7.9, ऑप्शन सी 6.7, ऑप्शन डी 8.1। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7.4। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान 7.4 होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको देख लेते हैं। मनुष्य में 7.35 और 7.45 के बीच कहीं भी रक्त पीएच स्तर सामान्य माना जाता है। पीएच का मतलब पोटेंशियल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्षमता, जिसे एक विशेष सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को कहा जाता है। पीएच को 0 से 14 तक के पैमाने पर मापा जाता है, जिसमें कि 7 का पीएच न्यूट्रल माना जाता है। पीएच जितना कम होगा शरीर उतना ही एसिडिक होगा। इसके विपरीत पीएच जितना अधिक होगा शरीर उतना ही एल्केलाइन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अंतराकाशीय द्रव, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी टेंडन, ऑप्शन डी उपास्थि। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टेंडन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है टेंडन एक ऊतक होता है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी हैं। टेंडन तंतु में संयोजी ऊतक होते हैं जो शरीर के कुछ हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। कंकाल की मांसपेशियों के अंत में टेंडन पाए जा सकते हैं। टेंडन में शरीर के अन्य नरम ऊतकों के बीच उच्चतम तन्यता ताकत होती है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन सी नार्व फाइबर, ऑप्शन डी डर्मिस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एपिडर्मिस। जी हाँ दोस्तों, एपिडर्मिस हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सबसे नीचे बनती हैं और फिर ऊपर की तरफ गति करती रहती हैं। इस दौरान धीरे धीरे बदलती रहती हैं और लास्ट में धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में 3 से 4 सप्ताह लगते हैं। एपिडर्मिस फेगोसाइट एजेंटों में मौजूद लेगरहैंस कोशिकाएं जो त्वचा पर आक्रमण करती हैं। सूर्य की उपस्थिति में त्वचा में विटामिन डी का एक सक्रिय रूप संश्लेषित होता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर में WBC का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 20 से 25 दिन, ऑप्शन सी 10 से 13 दिन, ऑप्शन डी 130 दिन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 से 13 दिन। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। WBC या
ल्यूकोसाइट। जी हाँ दोस्तों, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। WBC या ल्यूकोसाइट शरीर की संक्रामक रोगों से और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। ल्यूकोसाइट पूरे शरीर में पाई जाती हैं, जिससे रक्त और लसिका प्रणाली शामिल है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इससे शरीर की सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए WBC का जीवन काल 13 से 35 दिन का होता है, और आप सभी को पता है RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन सी खाद्य पदार्थों का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। जी हाँ दोस्तों, पौधों में उत्तकों से संबंधित अनेकों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जाइलम की उपस्थिति में पौधों में कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जल का वहन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जाइलम की उपस्थिति में पौधों में जल की वहन की क्रिया होती है। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। पौधों में 2 तरह के सेवन उत्तक पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है पौधों में 2 तरह के सेवन उत्तक पाए जाते हैं, जिसमें एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी उत्तक है जो सेवन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम का कार्य वाहिनिकाएं तथा पादप की वाहिकाओं से जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर पानी और खनिज का प्रवाह का कार्य करते हैं। दूसरा सेवन उत्तक जो कि आपको पता है फ्लोएम होता है, जिसका प्रमुख कार्य पादप के शीर्ष से आधार तक भोजन का स्थानांतरण करना होता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम का कार्य नीचे से पानी, जड़ से पानी ऊपर तक ले जाना होता है, और फ्लोएम का कार्य शीर्ष से आधार तक भोजन का स्थानांतरण करना होता है। इस प्रकार फ्लोएम उत्तक के माध्यम से पौधों के सभी हिस्सों में भोजन पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से उत्तक के माध्यम से पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पहुंचाया जाता है, तो इसका सही उत्तर फ्लोएम होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, रक्त समूह की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लैंड स्टीनर, ऑप्शन डी पालोव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लैंड स्टीनर। जी हाँ दोस्तों, लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। चलिए फ्रेंड्स, सन 1900 और 1901 के दौरान लैंड स्टीनर ने मनुष्य के खून के ABO रक्त समूह और रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व RH फैक्टर की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लैंड स्टीनर ने मनुष्य के खून के ABO रक्त समूह और रक्त में मिलने वाले अहम तत्व RH फैक्टर की खोज की थी। लैंड स्टीनर ने प्रमाणित किया कि सभी मनुष्य का खून एक तरह का ही होता है, और अपनी दुर्लभ खोज के द्वारा बताया कि किसी एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखना है रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा को, ऑप्शन सी प्लीहा को, ऑप्शन डी हृदय को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर के किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्लीहा को। जी हाँ दोस्तों, प्लीहा को मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा अमाशय तथा तंतुपट के बीच यकृत में बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की संकरी एवं चपटी लसिका ग्रंथि होती है। प्लीहा रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती है और रक्त संचय भी करती है, जो भविष्य में आघात व अपघात के समय काम आता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
ऐच्छिक पेशी पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए फेफड़ों में, ऑप्शन बी रुधिर वाहिकाओं में, ऑप्शन सी पित्ताशय में, ऑप्शन डी पश्चपाद में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पित्ताशय में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है ऐच्छिक पेशियाँ पित्ताशय में पाई जाती हैं। ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पेशियां मनुष्य की इच्छा शक्ति नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु के नियंत्रण में कार्य करती हैं। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आलू क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है आलू क्या है। ऑप्शन ए जड़ें, ऑप्शन बी कली, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी फल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तना। जी हाँ दोस्तों, कई बार इसको एग्जामों में पूछा गया है कि आलू क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा तना। जी हाँ दोस्तों, आलू एक तना है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्याज में खाद्य पदार्थ के रूप में संचित होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताना है। प्याज में खाद्य पदार्थ के रूप में संचित होता है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी शर्करा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेल्यूलोज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखना है सेल्यूलोज प्याज में खाद्य पदार्थ के रूप में संचित होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है। ऑप्शन ए वोल्फिया, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी लेमना, ऑप्शन डी फाइकस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वोल्फिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा वोल्फिया है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, कहीं ना कहीं जनरल साइंस बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अतः इन सबको आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पत्ते, ऑप्शन सी अध पके फल, ऑप्शन डी मूल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अध पके फल। जी हाँ दोस्तों, अफीम अध पके फल के भाग से प्राप्त की जाती है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे उत्तक जिसमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को उस उत्तक का नाम बताना है जिसमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी लेक्टिफेरस, ऑप्शन डी एपिथेलियम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है ऐसे उत्तक का नाम जिसमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लेक्टिफेरस। जी हाँ दोस्तों, लेक्टिफेरस ऐसा उत्तक है जिसमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सूखे हुए मूल से, ऑप्शन बी सूखे हुए प्रकंद से, ऑप्शन सी सूखे हुए फल से, ऑप्शन डी बीज से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूखे हुए प्रकंद से। जी हाँ दोस्तों, सूखे हुए प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एमेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी पेनिलोलॉजी, ऑप्शन डी फिनोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, आप सभी को पता है। और फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि पिछली कहीं ना कहीं कोई ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं।
तो आपको बहुत अच्छे से इनको समझना है। मिक्स टॉपिक हम नहीं कर रहे हैं, फिक्स टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन उत्तरदायी होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी छाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रंध्र। जी हाँ दोस्तों, इसको स्टोमेटा भी बोला जाता है। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधों में रंध्र उत्तरदायी होता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग करते हैं। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है फलों के मीठे स्वाद का कारण है। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फ्रक्टोज। जी हाँ दोस्तों, फ्रक्टोज के कारण फलों के मीठा स्वाद होता है। तो आपको याद रखना है फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्न में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी सनई, ऑप्शन डी सेमल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सनई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सनई। सनई पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट उनको देख लेते हैं। सनई एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग हरी खाद बनाने में किया जाता है। इसके तने को पानी में सड़ाने के बाद इसके ऊपर लगा रेशा से रस्सी बनाई जाती है और रस्सी बहुत ही टिकाऊ होती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताना है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है ऑप्शन ए लाइकोपिन की उपस्थिति, ऑप्शन बी कैरोटीन की उपस्थिति, ऑप्शन सी कैप्साइन की उपस्थिति, ऑप्शन डी एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैप्साइनिन की उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैप्साइनिन की उपस्थिति। इसी के कारण मिर्च की तीक्ष्णता होती है, मिर्च में तीक्ष्णता पाई जाती है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आभासी फल का एक उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है आभासी फल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी टमाटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेब। जी हाँ दोस्तों, सेब को एक आभासी फल के रूप में जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।